चैप्टर 21 नित्य का यश को मैनर सीखना, मोक्ष का नित्य के घर आना। नित्य को आशीष के सामने किसी भी तरीके का दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। नित्य का एक ही रूल था, जो उससे प्यार और केयर करते थे नित्य उन्हें उसके 10 गुना ज्यादा प्यार और केयर करती थी, लेकिन जो उसे नफरत या उसके साथ गलत करने की सोचते थे उनके लिए नित्य किसी डेविल से कम नहीं थी। नित्य अभी आशीष के साथ एक कदम ही आगे बढ़ाई थी कि तभी उसके अपने हाथ किसी के हाथ सख्त हाथ महसूस होता है, जिसे नित्य का गुस्सा बढ़ जाता है। वो एक झटके से उस हाथ को पकड़ लेती है। अब आगे वो लड़का अभी कुछ बोलता उससे पहले ही नित्य ने अपने दूसरे हाथ से उसके उस हाथ को पकड़ लिया जिसे उस लड़के ने नित्य के हाथ को पकड़ रहा था। उसने उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लिया था और उसके हाथ के उसके कमर के पीछे लगते हुए बहुत ही ठंडे स्वर में बोली, आज तो छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर बार मुझे टच किया या फिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी आया तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे दूसरे हाथ में होगा। उसने ये बात बहुत ही ठंडे स्वर में कहा था, उसके आसपास का और बहुत ही खतरनाक थी। नित्य ने एक झटके से उस लड़के को छोड़ दिया जिसे वो सामने कार से टकरा जाता है। स्नेहा जल्दी से यश बोलते हुए उसके पास जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यश था। यश पीछे पलट नित्य को देखता है जी कि अपने हाथ को सैनिटाइज कर रही थी, जैसे उसने कितनी गंदी चीज को छू लिया हो। उसकी इस हरकत के देख यश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पे जोर का थप्पड़ रसीद दिया हो। स्नेहा नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य दी, आप यश के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो मेरा दोस्त है, वो तो बस आपसे बात करना चाहता था। उसकी बात सुन नित्य उसी तरह कोल्ड वॉइस में जवाब दी, वो दोस्त तुम्हारा है ना, मैं मेरा, इसलिए उसके पास दिमाग होना चाहिए कि भी राह चलते इंसान का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, ये बेसिक मैनर है। उसके बाद वो आशीष के साथ चली जाती है। स्नेहा घूर के नित्य के कर को देख रही थी, जैसे वो अपनी आंखों से उसकी कार को ब्लास्ट कर देगी, जो कि पॉसिबल नहीं था। तभी स्नेहा ने वापस से अपना ध्यान यश की तरफ कर लिया। स्नेहा यश को उठाते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, यश, नित्य दी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम तो जानते ही ना, मेरे पेरेंट्स ने उसे गोद लिए है। सबसे बड़ी ये है कि वो लोग नित्य दी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अगर मैंने उसके खिलाफ अपने घर पे कुछ भी बोला तो वो लोग मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। उसके बाद उन यश स्नेहा के आंसू को पोंछते हुए बोला, तुम चिंता मत करो स्नेहा, मैं किसी के कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि इस नित्य को तो मैं खुद ही सबक सिखाऊंगा। बोलते वक्त उसकी आंखों में कुछ तो था। स्नेहा उसकी बात सुन मन ही मन बहुत खुश हुई थी। वही कार में आशीष नित्य को हैरानी से देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी बहन इतनी फियरलेस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नित्य के लिए डर भी लग रहा था। आशीष नित्य की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस, आज तुम उस यश के साथ जो किया है ना, मुझे तो बहुत मजा आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा है। उसकी बात सुन नित्य ने एक नजर आशीष की तरफ देखते हुए बोली, किस बात का डर भाई? उसका सवाल सुन आशीष बोला, यार तुम्हें नहीं पता है क्या? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो को लड़का था ना, उसका नाम यश है। वो है ना एक नंबर गुंडा टाइप इंसान है। तुम्हें पता है, वो सिर्फ लोगों के सामने शरीफ दिखता है, लेकिन अंदर से एक बीस्ट है, बीस्ट। उसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों ही पता है। उसका परिवार भी बिजनेस में है और उनकी भी अच्छी पकड़ है बिजनेस वर्ल्ड में, लेकिन हमारे फैमिली जितनी नहीं है। अपने घर का इकलौता वारिस होने के कारण उसके घर वालों ने उसको पूरी तरह से बिगड़ दिया है। उसकी बात सुन नित्य कुछ नहीं बोलती है। उसके थोड़े टाइम बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। आज का दिन नित्य के थोड़ा अच्छा था जब तक उसने यश का चेहरा नहीं देखा था। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। इस बीते दिन में नित्य के परिवार वालों ने उसका बहुत ख्याल रखता था, जिसे नित्य बहुत खुश थी, लेकिन वही स्नेहा जल भुन के राख हुई थी। उसके दिल में बस नित्य के लिए नफरत पनप रही थी। अब उसको ना सिर्फ इस घर से निकलने की प्लानिंग चल रही थी, बल्कि अब उसे नित्य के जिंदगी पे भी चाहिए थी। लेकिन वो अभी नित्य के साथ कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि नित्य ने जो यश के साथ किया था उससे उसको नित्य के लिए यश के साथ साथ बहुत से मोहरों की जरूरत थी।
क्योंकि उसको पता चल चुका नित्य को उससे कोई रिश्ता नहीं रखना था। वो नित्य के पास रहकर उसके बारे में जानना चाहती थी ताकि वक्त आने पे उसका ज्यादा उठा सके। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष ने भी अभी तक पेरिस में अपने काम को खत्म कर चुका। इस बीच बेचारे मयंक को तो मोक्ष ने अच्छे से सोने भी नहीं दिया था। 2 दिन बाद रात का समय सिंघानिया विला के सामने एक एक बाद कुछ कार्स आके रखती है। बीच वाली कार के पैसेंजर सीट से एक लड़का बाहर आता है और जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन करता है। उसके दरवाजा खोलते ही कार से एक शख्स बाहर आता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे उसके गार्ड्स जल्दी से सभी कार में से कुछ गिफ्ट्स को लेते हुए उस इंसान के पीछे पीछे सिंघानिया विला में जाते हैं। वही विला के अंदर राधिका जी, ऋषभ जी, आशीष बेटे कुछ बातें कर रहे थे। वही ऊपर रेलिंग को पकड़ के स्नेहा नीचे तरफ देख रही थी। नित्य इस वक्त अपने कमरे थी। तभी एक सर्वेंट जल्दी से भागते हुए अंदर आते हुए बोली, सर, मैडम राठौड़ परिवार से यंग मास्टर आए हैं। उनकी बात सुन स्नेहा जल्दी से अपने कमरे में रेडी होने चली जाती है तो वही राधिका जी और ऋषभ जी, आशीष बाहर की तरफ चले जाते हैं। वो लोग जैसे एंट्रेंस पे आते तो देखते हैं एक हैंडसम और किंग पर्सनैलिटी से एक लड़का उनकी तरफ आ रहा था। राधिका जी उसे देखते हुए बोली, अरे मोक्ष बेटा, तुम इस वक्त? उनका सवाल सुन पीछे से आ रहा मयंक अपने मन बोला, हाँ तो लोग शादी के बाद अपनी वाइफ के आगे पीछे घूमते हैं और ये शादी से पहले ही जोरू के गुलाम बने की फिराक में है। वहीं मोक्ष ने घूर के मयंक को देखा, जैसे उसने उसकी बात को सुन लिया हो। वहीं अपने बॉस की नज़र खुद पे पाके मयंक हड़बड़ा जाता है। फिर वो जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोला, मैम बॉस यह अपनी मंगेतर से मिलने आए हैं। उनकी बात सुन राधिका जी और रोशन जी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वहीं आशीष का मुंह बन जाता है क्योंकि उसको मोक्ष बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लगता था। उसको ऐसा लगता था जैसे नित्य के लिए मोक्ष परफेक्ट नहीं है। उसका मुंह बना हुआ था जैसे मुझ अभी ही उसकी प्यारी बहन को उसे दूर करने के लिए आ गया है। इन 2 दिनों में आशीष और नित्य की बॉन्ड बहुत अच्छी हो गई थी, जिसका आशीष बहुत सारी फोटो और वीडियो लेकर नित्य के भाइयों के पास भेज देता है। सभी भाइयों को इसे जलन होती थी, जिसे देख आशीष को बड़ा मजा आता था। राधिका जी और ऋषभ जी मोक्ष को लेकर हाल में आ जाते हैं और सब लोग पे बैठ जाते हैं सिवाय मयंक को छोड़ के। बेचारा यहाँ भी मोक्ष के पीछे खड़ा था। ताबी सीढ़ियों से एक लड़की नीचे आती है, जिसे देख मोक्ष की आंखें जो अब तक तारों की तरह चमक रहा था वो एक झटके में कोल्डनेस से भर जाती है। क्योंकि सामने आ रही लड़की स्नेहा थी। उसने इस वक्त भी अपने चेहरे ले मेकअप लगा रखा था। उसने जो नाइट सूट पहना था उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे इस बारे में पता ही नहीं था। उसने आज सोच लिया था कि कैसे भी कर मोक्ष को अपने हुस्न के जाल में फंसना है। ये सोच वो मोक्ष के सामने वाले सोफे पे राधिका जी के बगल में बैठ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पे शक करे कि वो नित्य के मंगेतर को चुराने को कोशिश कर रही है। टू बी कंटिन्यूड। CH22 नित्य की हैरानी, स्नेहा की चाल। एक लड़की नीचे आती है, जिसे देख मोक्ष की आंखें जो अब तक तारों की तरह चमक रहा था वो एक झटके में कोल्डनेस से भर जाती है। क्योंकि सामने आ रही लड़की स्नेहा थी। उसने इस वक्त भी अपने चेहरे ले मेकअप लगा रखा था। उसने जो नाइट सूट पहना था उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे इस बारे में पता ही नहीं था। उसने आज सोच लिया था कि कैसे भी कर मोक्ष को अपने हुस्न के जाल में फंसना है। ये सोच वो मोक्ष के सामने वाले सोफे पे राधिका जी के बगल में बैठ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पे शक करे कि वो नित्य के मंगेतर को चुराने को कोशिश कर रही है। अब आगे इस बात से अनजान ऊपर खड़ी नित्य उसकी हर एक हरकत को देख रही थी। नित्य अपने कमरे में बैठ कुछ काम कर रही थी, तभी एक मैड उसको नीचे बुलाने के लिए आती है। नित्य अपने कमरे से निकल रही थी, तभी उसकी नज़र स्नेहा पे जाती है, जो कि अपने नाइट ड्रेस के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए नीचे जा रही थी। इस वक्त नित्य को स्नेहा बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही थी। नित्य ने देख स्नेहा एक ही दिशा में देख रही थी। उसकी नज़र का पीछा करते हुए स्नेहा ने देखा तो वो हैरान हो गई थी, क्योंकि सामने मोक्ष बैठा हुआ था।
नित्य जब पेरिस में मोक्ष से मिली थी तब उसे उसके नाम पता चला था, लेकिन जिसे सुन नित्य हैरान हुई थी। बाद में उसने सोचा कि इस दुनिया में एक जैसे नाम और सरनेम वाले बहुत से लोग रहते हैं। नित्य देख रही थी कैसे स्नेहा जाके उसके पेरेंट्स के पास बैठी है और मोक्ष की नजर खुद पे लाने की कोशिश कर रही थी। स्नेहा ने जल्दी से एक जूस का ग्लास मोक्ष के हाथों में देने के लिए अपनी जगह से थोड़ा झुक जाती है, जिससे कि मोक्ष को उसकी क्लीवेज दिख सके। वहीं उसकी हरकत मोक्ष और मयंक को भी समझ आ रही थी, इसलिए मयंक अपने मन में सोचा है, इस छिपकली की हिम्मत तो देखो, सबके सामने मेरे बॉस को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये सुर्पनाखा को मैं कभी भी अपने बॉस के करीब नहीं आने दूंगा। इसी सोच के साथ वो स्नेहा के हाथ इस जूस के ग्लास को लेते हुए बोला, सॉरी मिस स्नेहा, लेकिन बॉस को आज उनके डॉक्टर ने ज्यादा जूस पीने से मना किया है, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसकी बात सुन स्नेहा बोली, ओ अच्छा ठीक है। अब तक नित्य भी नीचे आ चुकी थी। नित्य को देखते ही मोक्ष की आंखें तारों की तरह चमकने लगी थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपने इमोशन पे काबू रख लिया। राधिका जी जल्दी से नित्य के पास आते हुए बोली, नित्य बेटा देखो, मोक्ष तुमसे मिलने आया है। ये राठौड़ परिवार का बड़ा बेटा है, तुम्हारा मंगेतर है, जिसे तुम्हारी शादी बचपन में ही हमारे बड़ी ने फिक्स कर दी थी। उसके बाद वो नित्य का हाथ पकड़ उसको मोक्ष के बगल में बैठा देती है। वहीं स्नेहा की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि नित्य मोक्ष के बगल में बैठी है। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त नित्य का हाथ पकड़ उसको मोक्ष से दूर कर दे। वो अभी सोच ही रही थी कि रही उसकी नज़र मोक्ष पे चली जाती, जिसे देख वो हैरान था। इसके साथ पूरे घर वाले भी हैरान थे। मोक्ष जब से नित्य के घर आया था उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जैसे ही नित्य मोक्ष के बगल में बैठ उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ साथ आंखों में चमक थी। नित्य ने सबके शोक एक्सप्रेशन देख रही थी। इसको समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग मोक्ष को ऐसे क्यों देख रहे थे। वो थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर उसने भी मोक्ष की तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी आंखें सीधा मोक्ष की आंखों से टकरा गई। वो भी अब मोक्ष की आंखों में देखने लगी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जब वो इस इंसान को देखती थी उसको किसी याद आ जाया करती थी। अचानक की किसी चीज के गिरने की आवाज से मोक्ष और नित्य अपने अपने सेंस में वापस आते हैं। नित्य अपनी नजर इधर उधर करने लगी थी। तभी माहौल को शांत करने के लिए राधिका जी ने बात को शुरू करते हुए बोला, मोक्ष बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले अब्रॉड से? उनके सवाल को सुन मोक्ष ने अपनी शांत आवाज में जवाब दिया, आंटी अभी मेरे नाना जी और नानी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मॉम और डैड उनके लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, जो कि नाना जी को एक नई जीने की उम्मीद दे। उसकी बात सुन राधिका जी अपने चेहरे पे बहुत ही वार्म एक्सप्रेशन लिए बोली, मोक्ष बेटा तुम्हारे मॉम डैड से बोल दो कि उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नाना जी और नानी माँ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग साथ में बहुत एंजॉय करेंगे। उनकी बात सुन मोक्ष अपना सरहा में हिला देता है, फिर घड़ी को देखते हुए बोला, आंटी अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, मिस नित्य कल आपको मेरे दादाजी और दादी जी ने घर पे लंच करने के लिए बुलाया है, अगर तुम कल फ्री ही तो क्या तुम आओगी? उसकी सवाल को नित्य ने बस ओके में जवाब दे दिया था। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, ठीक है मिस नित्य, आप मुझे टाइम मैसेज कर देना। उसके बाद एक नज़र सबकी तरफ देखता है, फिर वो बाय बोल वहां से निकलने को होता है कि तभी राधिका जी और ऋषभ जी ने मोक्ष को डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन मोक्ष ने पॉलिटिकली माना कर देता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर स्नेहा की नजरें फील हो रहा था, जिसे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इस बात को नित्य ने नोटिस कर लिया था। उसके जाते ही स्नेहा ने जल्दी से नित्य की तरफ आते हुए बोली, नित्य दी क्या मैं भी आपके साथ कल लंच पे चल सकती हूँ? उसकी बात सुन नित्य ने एक नज़र स्नेहा को देखा, फिर अपनी नजरें उस पे से फेरते हुए बोली, सॉरी स्नेहा, लेकिन तुम्हारे केयरलेस ड्रेसिंग की वजह से मैं कल तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी राठौड़ परिवार में बदनामी हो। उसकी बात सुन सब लोगों को अजीब लगा, लेकिन फिर राधिका जी ने स्नेहा की तरफ देखा, जिसे देखते ही उनकी बोहें सिकुड़ गई, क्योंकि नित्य की बात सुन अब राधिका जी की नज़र भी स्नेहा के कपड़ों पे गई थी, और अब वो स्नेहा के कहने का मतलब भी समझ रही थी। उन्होंने ने स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, स्नेहा आज के बाद ऐसी केयरलेस हरकत नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुन स्नेहा ने कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए बोली, मॉम आप भी नित्य दी की तरह बोली थी है, पर मैंने कोई भी ऐसी ड्रेसिंग नहीं की है। नित्य ने भी तो मेरी तरह ही नाइट सूट पहना है, आप उसको तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो अपनी बात से दो तरफ इशारा कर रही थी, पहला ये कि नित्य और उसने सामने नाइट सूट पहना है, फिर भी आप मेरी ड्रेसिंग पे सवाल उठा रही है। दूसरा ये कि नित्य आपकी सगी बेटी है, इसलिए आप उसे कुछ बोल नहीं रही है।
अब तक ऋषभ जी और आशीष भी मोक्ष को बाहर छोड़ के आ गए थे। उन दोनों ने भी स्नेहा की बातों को सुन लिया था। राधिका जी स्नेहा का इतना केयरलेस बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए बोली, ठीक, फिर एक बार तुम खुद को देखो, फिर स्नेहा को तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद वो सब लोग डाइनिंग रूम में आ गए थे। नित्य भी सबके पीछे पीछे चले जाते हैं। स्नेहा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसका प्लान मोक्ष पे काम नहीं किया, ऊपर से अब ये बवाल था। उसको ऐसा लग रहा था नित्य ने ये सब जानबूझकर कहा है ताकि उसकी इमेज राधिका जी के सामने गिर जाए, जो कि एकदम सच भी था, जिसे के बारे में स्नेहा बस तुक्का ही लगा सकती थी। स्नेहा के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, इसलिए वो भी सभी के साथ डाइनिंग हॉल में चली जाती है और जल्दी से राधिका के बगल वाली चेयर पे बैठ जाती है। इस वक्त नित्य ऋषभ जी और राधिका जी के नीचे में बैठी थी, वही सामने वाली चेयर पे आशीष बैठा हुआ था। स्नेहा जल्दी से राधिका जी को साइड से हक करते हुए बोली, मेरी प्यारी मम्मी प्लीज अपनी इस क्यूट सी डोल को माफ कर दो। मैं कमरे से जल्दी जल्दी निकल रही थी, इसलिए मैंने इस चीज बात पे ध्यान नहीं दिया था। प्लीज ना मॉम, माफ कर दो। ये बोलते वक्त उसके चेहरे से मासूमियत टपक रही थी, जिसे देख राधिका जी का दिल पिघल जाता है। राधिका जी दुनिया के सबसे बड़े आदमी की वाइफ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी बाहर को दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता था। उन्होंने अपने लाइफ में दो चेहरे वाले लोगों को नहीं देखा था। ऋषभ जी ने हमेशा से ही राधिका जी को बहुत ही ज्यादा पैम्पर किया था। उन्होंने कभी भी राधिका जी को बाहर की क्रूएल दुनिया से दूर ही रखा था, इसलिए राधिका जी बहुत ही ज्यादा साफ दिल की औरत थी। इसलिए उन्होंने स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रखना। उसके बाद एक स्नेहा को तरफ देखते हुए बोली, नित्य दी, अब तो आप मुझे अपने साथ लेकर चल सकती है न। उसका सवाल सुन नित्य ने बिना किसी के भाव के बोली, इसके बारे में तुम्हें शायद मोक्ष से पूछना चाहिए। उसी बात सुन नित्य ने एक नजर स्नेहा को तरफ देखा, जो कि उसे एक शैतानी मुस्कान दे रही थी, जैसे बोल रही हो, आखिर फंस गई न मेरी जाल में। वहीं उसकी इस मुस्कान को देख नित्य ने बिना वक्त गवाए उसके सामने ही मोक्ष को कॉल कर दिया और फोन के स्पीकर पे कर दिया। दूसरी तरफ से मोक्ष ने कॉल को पिक करते हुए बोला, नित्य, क्या तुमने डिनर कर लिया? टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 23, स्नेहा की चाल, साजिश। उसी बात सुन नित्य ने एक नजर स्नेहा को तरफ देखा, जो कि उसे एक शैतानी मुस्कान दे रही थी, जैसे बोल रही हो, आखिर फंस गई न मेरी जाल में। वहीं उसकी इस मुस्कान को देख नित्य ने बिना वक्त गवाए उसके सामने ही मोक्ष को कॉल कर दिया और फोन के स्पीकर पे कर दिया। दूसरी तरफ से मोक्ष ने कॉल को पिक करते हुए बोला, नित्य, क्या तुमने डिनर कर लिया? अब आगे। उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा प्यार और अफेक्शन था, जिसे सुन सब लोगों ने हैरानी से नित्य की तरफ देख। वही उसकी ऐसी आवाज को सुन स्नेहा ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसको यही सोच के गुस्सा आ रहा था, कैसे मोक्ष ने उसके नंबर को ब्लॉक कर रखे और यहाँ नित्य के कॉल को मिनट में पिक कर लिए। मोक्ष ने कभी भी स्नेहा से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, और यह नित्य से बात करते वक्त उसके आवाज में अफेक्शन था, जो कि उसके लिए ऐसा था जैसे मोक्ष ने उसको अनजाने में एक जोरदार थप्पड़ रशीद दिया हो। नित्य ने फिर से एक नजर स्नेहा को देखा, जिसने अभी तक अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया था। वो अभी भी नित्य के फोन की तरफ देख रही थी, जिसे देख उसने वापस फोन पे बात करते हुए बोली, क्या तुम घर पहुंच गए हो? क्या तुम्हें अभी टाइम लगेगा? उसके सवाल सुनोक्ष के होठों पे मुस्कान आ गई थी। उस लगा रहा था कि उसकी बारबी डॉल उसके लिए परेशान हो रही है। मोक्ष ने अपने चेहरे पे मुस्कान को बरकरार रख हुए था। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, अभी नहीं। उसके बाद नित्य ने कुछ नहीं, क्योंकि उसने नहीं आ रहा था वो कैसे मोक्ष से इस बारे में बात करे। हाँ, माना कि दोनों के जे सागी होने वाली है, लेकिन वो दोनों अभी इतने भी क्लोज नहीं आए था। ऊपर से नित्य का मन भी नहीं था मोक्ष से इस बारे में बात करे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है तो स्नेहा उसके माँ के सामने उसको फिर से नीचे गिरने की कोशिश करेगी। नित्य को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि कोई उसके बारे में क्या बोलता है, लेकिन उसको इस बात से फर्क पड़ता था कि उसकी माँ उसके लिए कभी भी गलत न सोचे। नित्य अपनी सोच में घूम थी, तो वही मोक्ष अभी भी नित्य के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से बस खामोशी थी। तभी उसके कान में नित्य को थोड़ी दबी हुई आवाज आई, मिस्टर मोक्ष। नित्य आगे कुछ बोलती उसे पहले ही मोक्ष ने बोला, तुम मुझे सिर्फ मोक्ष बुलाओ। मोक्ष की बात सुन नित्य फिर चुप हो गई।
कुछ समय बाद नित्य ने मोक्ष से बोला, मोक्ष बाय घर पहुंच के मुझे मैसेज करना बाय। मोक्ष भी उसको बाय बोल फोन रख देता है। वहीं नित्य ने एक गहरी सांस लेते हुए फोन को रख दिया। वही उसको अपने लिए बात न करता देख स्नेहा गुस्से भर गई थी, लेकिन फिर वो जल्दी से अपने आंखों में आंसू लिए बोली, दीदी आपने मेरे लिए बात क्यों नहीं की? क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके साथ चलूं? इसके बाद राधिका जी की तरफ देखते हुए बोली, देखो मॉम, नित्य ने आज प्रूफ कर दिया कि वो मुझे से प्यार नहीं करती है और उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। उसकी बात सुन अब नित्य को गुस्सा आ रहा था। उसने अपने शांत चेहरे के साथ बोली, मिस स्नेहा सिंघनिया, अगर मुझे पता है तो तुम मुझे से पहले से मोक्ष के जानती हो। मैं तो आज तक उनसे मिली भी नहीं थी और आज वो इंसान मेरे सामने मेरा मंगेतर बनके खड़ा हो गया है और मुझे नहीं लगता है पहली ही मुलाकात में कोई किसी के ईंट करीब आ जाए जहां पे मैं उससे बातें करूं। उसकी बात सुन सबको सही लगता है। तभी आशीष की सबके कान में गए जो बोल रहा था, स्नेहा तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो आते ही सबसे पहले वो तुम्हें ही इस घर बाहर निकलती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो। उसकी बात सबको सही लगता है, इसलिए अब कोई कुछ महज बोलता है। वही स्नेहा कंदील का रहा कि नित्य से पहले उसे इस आशीष का कुछ करना होगा जो केजे हमेशा ही उसके रास्ते में आता है। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब लोग चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। वही आशीष, राधिका जी और ऋषभ जी सब लोग नित्य को डिनर पे डायन दे रहे थे कि उसे क्या पसंद और क्या नहीं। ऐसे ही सब लोग अपना अपना डिनर को फिनिश करते हैं और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नित्य जैसे ही अपने फ्लोर पे आती आखिरी सीढ़ी के फ्लोर पे कुछ चमकता हुआ चीज फैली हुई दिखाई देता है, जिसे देख वो अपने हाथ से चेक करती है, जिसे समझ आ जाता है ये तेल है। उसकी आंखें एकदम ठंडी हो जाती है। नित्य अपनी नजरें इधर उधर घूमती है। उसे थोड़ी दूर पे एक औरत दिखाई देती है, लेकिन नित्य उस वक्त उसे कुछ नहीं बोलती है और उस तेल को अवॉइड करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो औरत भी पिलर के पीछे से बाहर आ जाती है। वो हैरान थी कि इतना तेल डालने के बाद भी ये लड़की नीचे क्यों नहीं गिरी। उस औरत ने नित्य को तेल को चेक करते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि नित्य नीचे क्यों नहीं गिरी। तभी स्नेहा, जो कि अभी अभी उस जगह आई थी, वो अपने चेहरे पे मासूमियत लाते हुए बोली, शीला आंटी आप यहाँ क्या कर रही है? रात बहुत हो गई है, आपको तो अब तक सो जाना चाहिए था न। उसके बाद सुन शीला आंटी ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस किसी की अकड़ को निकलना था लेकिन वो हो नहीं पाया है। ये बोलते वक्त उनके चेहरे पे कठोरता थी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपने चेहरे पे जिसका लाते हुए बोली, बेटा आपको सो जाता चाहिए, नहीं तो आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। उनकी बात सुन स्नेहा ने अपने चेहरे पे परेशानी दिखाते हुए बोली, लेकिन आपको किसकी अकड़ निकलना था? फिर वो जल्दी से शीला आंटी के हाथ कोंपलट बोली, देखिए आंटी, आप मुझे बिना किसी परेशान के बता सकती है क्या कोई है इस घर में जो आपको परेश करता है या फिर आपके साथ मिसबिहेव करता है? स्नेहा ये जब ऐसे बोल रही थी जैसे उसे शीला आंटी से कितना कंसर्न हो, लेकिन हकीकत क्या थी ये तो सिर्फ वही जानती थी। वही स्नेहा की बात सुन शीला बोली, नहीं स्नेहा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप बहुत मासूम हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपके मासूमियत का फायदा उठाए। इसलिए मैंने नित्य के सीढ़ी से नीचे गिरने के लिए सीढ़ियों पे तेल लगा दिया है, लेकिन वो पता नहीं कैसे वह से इसलिए चली गई क्योंकि मैंने देखा था कैसे वो आपकी इंसल्ट कर रही थी। इनफैक्ट वो तुम्हें राठौड़ को लेकर शो ऑफ भी कर रही थी, इसलिए बस में उसको गिराना चाहती थी ताकि वो कल मिस्टर राठौड़ के साथ उनके घर ना जा सके, लेकिन वो बच गई पता नहीं कैसे। तभी अचानक ही लिविंग रूम में रखा फोन बजने लगा, जिसे शीला न उठाया था। उसने जैसे ही फोन उठा, दूसरी तरफ से नित्य की बहुत ही कोल्ड वॉइस सुनाई दी, सीढ़ी पे जो तेल तुमने गिराया है उसको साफ करो वरना कल की सुबह तुम इस घर से बाहर होगी। उसकी बात सुन शीला के माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी।
शीला वैसे ही फोन को वहां छोड़ वो जल्दी से सीधी को साफ करने चली गई। फोन अभी भी चालू था। स्नेहा ने वो वाइन उठा लिया, लेकिन जैसे ही रखने हुई दूसरी तरफ से उसको नित्य की कोल्ड वॉइस सुनाई दी जो कि स्नेहा से बोल रही थी, स्नेहा अपनी ये छोटी छोटी ट्रिक्स को बंद कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो फोन रख देती है। वही स्नेहा के हाथों की मोती कस जाती है। स्नेहा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कितनी मुश्किल से इस प्लान को रेडी किया था। उसने घर के सभी सर्वेंट को नित्य के खिलाफ कर दिया था ताकि वो लोग नित्य को उस घर से निकलने में उसकी मदद कर सके। फ्लैशबैक, जिस दिन नित्य ने यश को मारा था और उसको धमकी दी थी, उस दिन स्नेहा अपने घर आके बहुत तोड़फोड़ कर रही। नसीब से उस दिन घर पे कोई था नहीं। वहीं उसके कमरे से आवाज को सुन शीला आंटी और बाकी के सभी नौकर जल्दी से स्नेहा के कमरे के पास आते हैं और अंदर का नजारा देख हकेब के हो जाते हैं। स्नेहा ने अपने पूरे करे को कबाड़ खाना बना दिया और फिर बेड के कोने में बैठ अपने पैरों के बीच अपना सर रखे रो रही थी, जिसे देख शीला जी जल्दी से स्नेहा के पास आते हुए बोली, क्या हुआ स्नेहा बेबी, आप मुझे बताएं, और आपने अपनी ये कैसी हालत कर ली है। उसके सवाल को सुन स्नेहा ने रोते हुए बोली, दूर जाएं आप लोग, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। ये बोल वो शीला आंटी को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन स्नेहा आंटी उसको नहीं छोड़ती है। स्नेहा फिर से बोली, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वैसे भी मैं इस घर की एडॉप्टेड बेटी हूँ, इसलिए आप लोग भी मेरे सामने अच्छे होने का नाटक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नित्य दी की तरह। वो हर वक्त मुझे तने देती रहती है कि मैंने उनकी जगह ली है, मुझे उस अनाथ आश्रम में रहना चाहिए था। आप लोगों को भी यही लगता है क्यों है, न कि मुझे उस आश्रम में ही मर जाना चाहिए था। उसकी ऐसी बातें सुन सब शॉक्ड रह गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि नित्य स्नेहा के पीठ पीछे ऐसी कोई हरकत करते हैं। वो सब फिर से स्नेहा की तरफ देखते हैं जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें से काजल आंसू के साथ बह गया था, कपड़े आश्वस्त थे। उसकी ऐसी हालत देख सबको उस पे तरस आ रहा था। शील आंटी से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने मन ही मन ठान लिया था कि वो स्नेहा को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती है। आखिर वो कैसे इतनी प्यारी बच्ची को देख सकती थी। उन्होंने हमेशा से स्नेहा को एक अच्छे मैनर के साथ देखा था। उनकी नज़र में स्नेहा बहुत ही मासूम और प्यारी थी, इसलिए उन्हें नृत्य पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा। उन्होंने स्नेहा को चुप कराने के बाद बोली, स्नेहा बेबी आप फिक्र मत करक, एक बार सिर और मैडम को आ जाने दो, फिर मैं उनसे नित्य की शिकायत करूंगी। उनकी बात सुन स्नेहा ने जल्दी से शीला आंटी की बात सुन बोली, नहीं आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती है, नित्य अभी ही परिवार में आई है और मैं नहीं चाहती कि इस घर की खुशी में किसी की नजर लगे। इसकी बात सुन शीला आंटी कुछ नहीं बोली और स्नेहा को अच्छे से समझा के करे से बाहर निकला गई। उनके जाते ही स्नेहा के चेहरे पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने आंखों से बह रहे निकली आंसू को अपने अंगूठे और पहली उंगली में लेकर उसको झटक देती है। फ्लैशबैक एंड। अगली सुबह नित्य अपने कमरे थी, वो किसी चीज को बना रही थी। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज को लैपटॉप पे क्रिस्ट कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 24। जैसी करनी वैसी भरनी, मयंक की कोशिश, नित्य और मोक्ष की नजदीकियां। अगली सुबह नित्य अपने कमरे थी, वो किसी चीज को बना रही थी। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज को लैपटॉप पे क्रिस्ट कर रही थी। अब आगे नित्य ने इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी थी, तभी उसके फोन पे किसी का फोन आता है। नित्य फोन पे शो हो रहे नाम को देखते हुए बोली, हाँ राज बोलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस आज आपको मीटिंग है, मिस्टर कॉर्पोरेशन में है। उसके बाद को सुन नित्य बोली, एक काम करो मीटिंग को पोस्टपोन कर दो, मैं अब नहीं आ सकती हूँ। उसकी बात सुन राज हैरान हो जाता है। ये पहली बार था जब उसकी बॉस ने किसी मीटिंग को पोस्टपोन करने के लिए बोली थी, वरन उनकी बॉस तो मनी लवर है। तभी राज जल्दी से बोला, बॉस क्या आपकी तबीयत खराब है? क्या आपने खुद को डॉक्टर को दिखाया? क्या मैं डॉक्टर की टीम को लेकर आपके घर आऊं?
उसके सवाल को सुन नित्य ने अपने माथे पे अपने 2 उंगली से मसलते हुए बोली, अगर अब तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारे और 2 महीने की सैलरी को ट्रस्ट में दे दूंगी। उसकी बात सुन राज ने जल्दी से फोन को कर देता है। तभी नित्य के कमरे ले नॉक हुआ। नित्य जल्दी से अपने डोर को खोलते हुए बोली, मिस नित्य, आपको मैडम और सर ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रहे हैं। उनकी बात सुन नित्य ने अपने सर हिला दिया और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही स्नेहा पिलर के पीछे से बाहर आती है और नित्य के कमरे की तरफ चली जाती है। उसमें जैसे ही नित्य के कमरे को खोलने के लिए डोर को ओपन के लिए हैंडल को पकड़ खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजे ले लॉक लगा हुआ था, जिसे देख वो चिढ़ जाती है। उसने सोचा था कि आज वो नित्य के कमरे की तलाशी लेगी, जिसे उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो कि उसके बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो नित्य को मोक्ष से दूर करने के लिए। वहीं नीचे लिविंग हॉल में आते ही राधिका जी जल्दी से नित्य के पास आते हुए बोली, नित्य बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? क्या तुम रात भर सोई नहीं हो? उनको अपने लिए परेशान होते देख नित्य बोली, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, बस मैं रात को थोड़ा देर से सोई थी इसलिए। उसके बाद वो लोग डाइनिंग रूम जाते हैं। उसे पहले ही नित्य अपने हाथ में लिक्विड की बोतल को लेकर उसको डाइनिंग एरिया में गिरा देती है और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। शीला अपने हाथ में नाश्ता लिया किचन से बाहर आती है। अभी वो डाइनिंग हॉल में पहुंच पाती उसे पहले ही उसका पैर नित्य के नीचे गिराए हुए केमिकल में जाता है, जिसे वो पिछल के गिर जाती है। सब लोग अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं, लेकिन नित्य अपनी जगह पे बैठ हुई थी। इस वक्त नित्य के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी, जिसे पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वहीं जैसे ही सभी सर्वेंट शील को पकड़ उसके रूम के पास ले गए, वैसे ही शीला जोर जोर से छिलने लगी। इस वक्त उसको अपने कमरे में बहुत अंधेरा नजर आ रहा था। शीला को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कमरे में जाके किसी काल कोठरी में है। तभी उसने अपनी नजर को घूम अपने साथ आई सर्वेंट से कुछ बोलने वाली थी, लेकिन अचानक ही उसको अपने सर्वेंट को देखते हुए उसके मुंह से एक चीखें निकल गई थी, क्योंकि उसे वो दोनों सर्वेंट किसी राक्षस की तरह दिख रहे थे। उसने बिना सोचे समझे उन सभी सर्वेंट को खुद से दूर कर दिया था। उसके बाद वो अपने कमरे में भाग जाती है। कमरे में आते ही उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूतिया जगह पे आ गई। हालांकि ये सब बस उसके वहम था, क्योंकि उसके आसपास की सभी चीज बिल्कुल ठीक थी, लेकिन नित्य के उस केमिकल के कांटेक्ट की वजह से उसको अपने आसपास की सभी चीजों का इलेक्शन हो रहा था। वहीं बाहर की तरफ सभी सर्वेंट्स शीला के रूम के तरफ देख रहे थे। उसके बाद वो लोग वह से चले जाता है। यहाँ रूम में शीला बेड पे लेटी सीलिंग की तरफ देख रही थी। अचानक ही उसको वहाँ पे एक औरत दिखाई देने लगी, जो कि ठीक उसके ऊपर सीलिंग पे खड़ी थी, जिसे देख शीला जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। दूसरी तरफ नित्य ब्रेकफास्ट के बाद अपने कमरे में आती है और एक नज़र घड़ी को देखती है, जिसमें इस वक्त 9 बज रहे थे। वो जल्दी से अपना लैपटॉप निकलती है। तभी उसके किसी का फोन आता है। नित्य फोन पे शो हो रहे नाम को देखती, जिस पे नील नाम शो हो रहा था, जिसे देख नित्य जल्दी से फोन को अपने कान के पास लगती है। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस आपने जैसा कहा था हमने वैसा इन्वेस्टिगेट किया था। हमने हॉस्पिटल जाके चेक किया, जिस हॉस्पिटल में से आपको चोरी किया गया था, हमें वह की एक क्लीनर से पता चला कि उस साल जितने भी लोगों को डिलीवरी हुई थी, उनमें से लगभग 8 बच्चों को चोरी किया गया था। उन 8 लोगों में एक आप भी है। नित्य, जो उस आदमी के साथ साथ अपने लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी, वो इस आदमी की बात सुन नित्य की भोगे सिकुड़ गई। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, एक काम, जो बच्चे को चोरी किया है उनके फैमिली के रिकॉर्ड को चेक करो, क्या उसमें कुछ सीपीएस है क्या? एक बात और, छोटी से छोटी चीजें पे ध्यान देना है। उसकी बात सुन सामने से जवाब आया, ओक बॉस, हम अभी इस वक्त काम पे लग जाते हैं। नित्य ने बस हम्म में जवाब देती है। उसके बाद वो अपने लैपटॉप को वही कॉफी टेबल पे छोड़ बालकनी में चली जाती है। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा। उसके एक्सप्रेसिवलेस चेहरा पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद उसने अपने फोन कुछ मैसेज किसी को भेज देती है। कुछ ही देर में एक सर्वेंट नित्य के कमरे डोर पे नॉक करते हुए बोली, मिस नित्य, बॉस और मैडम ने आपको नीचे हॉल में बुलाते हैं। मोक्ष सर भी आपका इंतजार कर रहे। उसकी बात सुन नित्य बोली, ठीक है, उन्हें बोलिए मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो लैपटॉप को बंद कर रेडी होने लगती है। नित्य ने आज फ्लोरल ड्रेस के साथ अपने बाल को खुले रखे हुए थे, आंखों में काजल, जिसे इसकी नीली आंखें और भी खूबसूरत बना रही थी।
उसने होठों पे न्यूड लिपस्टिक लगाई। उसके बाद उसने एक नज़र खुद को देख उसके बाद सोफे पे पड़े कुछ बैग को लेकर वो अपने कमरे से बाहर चली गई। वो जैसे ही नीचे मोक्ष और राधिका जी और ऋषभ जी की नज़र तो बस नित्य पे रुक गई थी। उसको देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी आसमान से उतर रही हो। वहीं जब स्नेहा ने ये नज़र देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ देख जा सकता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? स्नेहा ने बचपन से ही सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया गया था। उसने अपनी स्किन में किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं रखी थी, लेकिन फिर उसकी स्किन नित्य के जैसी नहीं थी, जिसे उसको और जलन होने लगी थी। वो आज यहाँ बहुत ही अच्छे से सज के खड़ी थी। आज स्नेहा ने एक पिंक डांगरी पहने हुए थी। उसके अपने चेहरे पे हल्का मेकअप किया था। दिखने में स्नेहा भी किसी से कम नहीं भी, लेकिन नित्य ने उसको पीछे छोड़ दिया था। राधिका जी जल्दी से नित्य के पास आते हुए बोली, नित्य बेटा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। उसके बाद उन्होंने अपने आंखों के कोने से काजल निकाल नित्य के कान के पीछे लगा दिया। तभी मोक्ष भी आगे आते हुए बोला, नित्य अब हमें चलना चाहिए। मोक्ष ने बहुत मुश्किल से अपने इमोशन पे काबू रखते हुए बोल रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो नित्य को कहीं छुपा ले। आखिर उसकी बारबी डॉल लग ही रही थी, इतनी सुंदर। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद वो लोग वह से निकल जाते हैं। उनको जाते देख स्नेहा की आंखें काली हो जाती। उसकी आंखों में नित्य के जान लेने का इरादा साफ देख जा सकता था। शायद अगर अभी यह पे कोई नहीं होता वो कर भी सकती थी। दूसरी तरफ कार में नित्य और मोक्ष बैकसीट पे बैठ था। वही कार को मयंक ड्राइव कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी बॉस और लेडी बॉस को देख कि कैसे वो बॉस से थोड़ा दूर दूर बैठे हैं, उसने सोचा कि उसके बॉस है ही खड़ूस, पता भी कैसे रोमांटिक होंगे। उसके बाद उसने रोड की तरफ देख जहां पे रास्ते कुछ खराब था, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड दी और उस खराब रास्ते से लेकर गया जिसे नित्य का सर मोक्ष के शोल्डर पे चला जाता है। वहीं मोक्ष का हाथ नित्य के शोल्डर पे चला जाता है और दूसरा हाथ उसके बही पे चला जाता है, जिसे देख ऐसा लग रहा जैसे मोक्ष और नित्य एक दूसरे के बहुत क्लास हो। इस वक्त नित्य मोक्ष दोनों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई थी, जिसे वो दोनों साफ सुन सकते थे। नित्य अपना सर मोक्ष के कंधे से उठा के उसकी आंखों में देखने लगती है। वो दोनों अभी एक दूसरे के आंखों में देख ही रहे थे कि अचानक से पीछे से एक बाइक का हॉर्न सुनाई देता है, जिससे दोनों को होश आता है। मोक्ष को खुशी हो रही, वहीं नित्य का चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी लड़के के इतना करीब आई थी और वो उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करने की जगह साफे फील कर रही थी। जब मयंक ने देखा कि ये दोनों फिर से अलग हो गए तो उसने फिर से वही किया। एक बार फिर से दोनों इसी पोजीशन में थे, जिसे देख मयंक ने जल्दी से बोला, सॉरी बॉस, वो रास्ता सही नहीं है, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा। उसकी बात सुन मोक्ष ने एक नज़र मयंक को देखता है, जिसके चेहरे पे एक शरारती मुस्कान थी। वहीं उसकी मुस्कान देख मोक्ष के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। आखिर उसके असिस्टेंट ने ये प्रूफ कर दिया था कि उसके पास भी है, बस वो काम की चला नहीं पता है। अगर मयंक को अपने बॉस के शुभ विचार के बारे में सुन पता तो शायद इस बार वो कार को ऐसे मोड़ता कि उसके बॉस का सर कार की विंडो से लग जाता। मोक्ष नित्य की तरफ देखते हुए बोला, एक करो, तुम ऐसे ही बैठी रही, पता नहीं कब तक ये वाला रास्ता होगा। उसकी बात सुन नित्य उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन मोक्ष एक बार फिर से उसके सर को अपने कंधे पे रख देता है। इस बार उसने उसके सर को अपने कंधे पे दबाए रखता। वही उसकी इस हरकत को देख नित्य को खुशी भी हो रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसको अच्छा लग रहा था मोक्ष के कंधे पे सर रखना। टू बी कंटिन्यूड। CH-25 नित्य राठौड़ पैलेस में मयंक और नैना की फर्स्ट किस नोक झोंक। मोक्ष नित्य की तरफ देखते हुए बोला, एक करो, तुम ऐसे ही बैठी रही, पता नहीं कब तक ये वाला रास्ता होगा। उसकी बात सुन नित्य उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन मोक्ष एक बार फिर से उसके सर को अपने कंधे पे रख देता है। इस बार उसने उसके सर को अपने कंधे पे दबाए रखता। वही उसकी इस हरकत को देख नित्य को खुशी भी हो रही थी,
क्योंकि कहीं न कहीं उसको अच्छा लग रहा था मोक्ष के कंधे पे सर रख लेती है। अब आगे 1 घंटे बाद दोनों राठौड़ पैलेस पहुंच गए थे। मोक्ष ने एक नज़र बाहर की तरफ देखता है, फिर वो नित्य की तरफ देखता है जो कि उसके कंधे पे सर रखे सोई हुई थी। इस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही, बिल्कुल एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह दिख रही थी। मयंक रियर व्यू से नज़र से अपने बॉस को देखा जो कि इस वक्त इस कंफ्यूज में थे कि उन्हें यहाँ पे नित्य के उठने का वेट करना चाहिए या फिर नित्य को जगा द, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तभी मोक्ष की भी नज़र रियर व्यू मिरर से उसको देख रहे हैं मयंक पे चली जाती है जो कि इशारे से पूछ रहा हो, बॉस क्या हुए, मैडम को जगा देना चाहिए। मयंक के इशारे को समझते हुए मोक्ष ने अपने कंधे ले सर रखे सो रही नित्य को की तरफ देखता है, फिर वो उसके सर को सहलाते हुए बोला, बार्बी डॉल उठो, हम पहुंच गए हैं। उसके आवाज के सुन नित्य धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देता है। उसके सामने इस वक्त मोक्ष का चेहरा था। नित्य की नज़र सीधा उसके हेजल आंखों से मिल जाती है। वो कुछ समय तक तो उसको देखते हैं, फिर जल्दी ही से सीधा बैठ गई और करके बाहर एक नज़र घुमा के देखती है। राठौड़ पैलेस पूरे व्हाइट मार्बल से बना हुआ था। प्लेस के सामने एक एक बहुत ही सुंदर मरमेड डिजाइन में फाउंटेन बना हुआ था। वह उसके दोनों साइड गार्डन था जिसमें बहुत से तरह तरह के फ्लावर थे और पेड़ लगे हुए थे जिन्हें अभी ही अच्छे से शेप दिया गया था। वहाँ पे बहुत सारे रेयर और महंगे फ्लावर्स थे जिनके आसपास बहुत सी खूबसूरत बटरफ्लाई उड़ रही थी जो वह के माहौल को और भी लाइवली बना रहा था। नित्य तो एक पल के उसमें खो ही चुकी थी। शायद ही उसने इतने अच्छे गार्डन को कभी देखा होगा। नित्य अभी वह की खूबसूरती में खोई हुई थी कि तभी उस अपने आगे एक हाथ देखा। फिर उसने अपने सर को उठा के देख तो सामने कार के दूर को पकड़ अपने एक हाथ आगे किए हुए था। नित्य ने एक नज़र मोक्ष को देख फिर उसने उसके हाथ में अपने हाथ रख दिया। इस वक्त धूप में मोक्ष का चेहरा हीरे की तरह चमक रहा था जो कि उसको और भी आकर्षक बना रहा था। वहीं नित्य के हाथों की गर्मी को महसूस कर मोक्ष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसको ऐसा लग रहा जैसे उसका दिल उसके सीने से अभी बाहर आके के नित्य के सामने डांस करने लगेगा। फिर उसने नित्य के उस हाथ को देख जो कि उसके हाथ में था। उसने अपने मन में ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा नित्य के साथ खड़ा रहेगा चाहत कुछ भी क्यों न हो जाए। वहीं खड़े गार्ड्स हैरानी से अपने बॉस को देख रहे थे कि कैसे खुद के लिए भी जल्दी कार का गेट ओपन न करने वाला इंसान आज वो एक लड़की के लिए अपने बिहेवियर के उलट गेट खोल रहे थे। शायद ये ही हमारी लेडी बॉस की पावर है जो कि शैतान को भी अपने वश में कर सकती है। वो सभी लोग अपनी आंखें में अप्रूव्ड लिए अपनी लेडी बॉस को देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़र मोक्ष को कहाँ पसंद आने वाली थी। इसलिए जब उसने देखा कि कैसे सभी गाइस आंखों में चमक लिए नित्य को ही देख रहे थे तो एक सभी गार्ड्स को घूर के देख रहा था जैसे कह रहे हो, क्या तुम्हें अपनी आंखों से प्यार नहीं है? अगर नहीं तो लाओ दो, मैं इन्हें हॉस्पिटल में डोनेट कर देता हूँ। वहीं उसकी नज़र का मतलब समझते हुए वो सभी लोग अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। वही ड्राइविंग सीट पे बैठ मयंक ने जब मोक्ष की इस हरकत को देख तो वो अपने आप में बड़बड़ाया, जलनखोर इंसान। उसके आवाज को भले ही मोक्ष ने नहीं सुना था लेकिन नित्य ने उसकी बात को अच्छी तरह से सुन लिया था क्योंकि वो ड्राइविंग सीट के बगल में खड़ी थी। मयंक की बात सुन उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई थी। वो लोग जैसे ही लॉबी क्रॉस कर हॉल में आते हैं कि सामने से एक तेज हवा के झोंके जैसा आता है और निया के गले लगने को होता है, लेकिन वो अभी उसके गले लग पाती मोक्ष ने उसे अपने तरफ खींच लेता है और वो झोंका जाके सीधा नित्य के पीछे आ रहे मयंक से टकरा जाती है, जिसे वह पहले तो 2 लोगों की चीखा गूंज उठी और जब सबने उस तरफ देख तो हैरान हो जाते हैं और अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके सामने के नज़ारे को देखते हैं। सामने नैना मयंक के ऊपर गिरी हुई थी और उन दोनों के होठ एक दूसरे से टच हो गए। दोनों की आंखें बड़ी बड़ी करके एक दूसरे एक आंखों में देख रहे थे। फिर सोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग होते जाते हैं।
नैना गुस्से से मयंक को घूर रही थी। वाहक मयंक को तो बेचारे सदमे चला गया था। नैना अपने होठ को रगड़ते हुए जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, मयंक मैं तुम्हारे खून कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस को चुराने की? इतना बोल वो जोर जोर से उसके बालों को खींचने लगती है। वही बेचारा मयंक जो अब तक जमीन पे सदमे से बैठ हुआ सोच रहा था कि वो अपनी अब तक न हुई वाली बीवी को किस मुंह से बताएगा कि उसकी फर्स्ट किस को उसके बॉस की बहन ने चुरा लिया है। लेकिन अचानक ही अपने सर में हो रहे दर्द को महसूस करते ही वो अपने सदमे से बाहर आता है। वो जल्दी से अपने बाल को छुड़वाने को कोशिश करते हुए बोला, देख डायन मेरे बाल को छोड़ दे। एक तो तुम मेरे ऊपर गिर के मेरे कमर की हालत खराब कर दी, उसे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली और अब मेरे बाल के पीछे पड़ी है। देख मैं कह रहा हूँ मेरे बाल छोड़ दे वरना मैं कभी भी तुझे गार्ड्स के साथ बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अकेले तो तुझे बॉस कहीं भेजते नहीं है और गाइस के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास ही है। उसकी धमकी सुन नैना जल्दी से उसके बाल को दूर झटक देती है, जिससे मोक्ष खुद को संभाल नहीं पाता और फिर से गिर जाता है। वही सभी घर वाले बस उनकी नौटंकी को ही देख रहे थे। आखिर उनका अच्छा खास मनोरंजन जो हो रहा था। सभी को पता था नैना और मयंक एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने दिल की बात को एक दूसरे से शेयर करने से डरते हैं। तभी नैना जो अब तक मयंक से लड़ रही थी वो अब फिर से अपना फोकस नित्य की तरफ लाते हुए बोली, भाभी अच्छा हुआ आप आ गई है। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है सब लोग कब से मोक्ष भी को कोस रहे थे। अगर भाई अभी 5 मिनट भी लेट होते तो शायद दादी माँ उन्हें घर में घुसने ही नहीं देती। उसकी बात सुन नित्य मुस्कुरा देती है। वही मोक्ष अपने मन में सोच रहा था कि क्या वो इस घर का ही बेटा है, न उसकी दादी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उसकी नजर नित्य के हाथ पे जाती है जिसे नैना ने पकड़ रखा था। ये देख वो जल्दी से बोला, नैना नित्य की छोटी बच्ची नहीं है, उसके हाथ को छोड़ दो। उसके बाद में जलन साफ महसूस हो रही थी। मयंक अपने मन में बोला, मेरा साल सच में बहुत बड़ा वाला जलन खोर इंसान है, मतलब अभद्र है। इसको अपनी बहन से ही जलन हो रही है। हूँ जलकुंड का कहीं का। अब तक सभी लोग वापस हॉल में आ चुके थे। मोक्ष ने मयंक के हाथों से नित्य का लाया हुआ गिफ्ट वही टेबल पे रख दिया था। उसके बाद वो जैसे ही नित्य के पास बैठने को गया वैसे ही नैना ने अपना डेरा नित्य के बगल में जमा के बैठ गई। वही मोक्ष को इस वक्त नित्य पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर वो नित्य के दूसरे साइड बैठने गया ही था। उसकी वहां पे उसकी दादी ने अपना डेरा जमा लिया है। टू बी कंटिन्यूड। CH 26 मोक्ष की जलन, नित्य का सबके लिए गिफ्ट, हैरान और खुशी। अब आगे। मोक्ष बेचारा गुस्से का घुट पी के रह गया। अगर उसका बस चलता तो शायद वो नित्य को अपने पास सुपर गली से चिपका लेता है, फिर देखता कैसे लोग उसकी बारबी के आसपास भी भटकते हूँ। दुनिया के सामने कोल्ड हार्ट बने वाला मोक्ष इस वक्त किसी ऐसे बच्चे का तरह लग रहा जैसे किसी ने उसके फेवरेट चॉकलेट को चुरा लिया है। मोक्ष ने एक नजर अपनी बहन को देख है, फिर एक नजर अपनी दादी की तरफ देखता है। उसके बाद वो दादाजी और रुद्र के बगल में बैठ गए। तभी उसको आने कान के पास रुद्र की आवाज सुनाई दी, भाई अब तक शादी हुई नहीं तो आपका ये हाल है। सोचिए अगर शादी हो गई तो क्या पता आपकी बहन और दादी आपको तो भाभी के आसपास भी भटकते नहीं देंगे। ये बोल वो हंस देता है। वहीं मोक्ष उसको घुट के देखता है जैसे कह रहा हो, अपनी काली जुबान अपने पास ही रखो, अगर इसका असर मेरे ऊपर हुआ तो तुम्हारी जुलाब काट कर शेरा को खिला दूंगा। वही अपने भाई की धमकी भरे नजर को खुद पे महसूस करके रुद्र पेज पीठ को सीधा करके बैठ जाता है। वही दूसरी तरफ सोफे पे दादी जी नित्य का हाथ पकड़ उसे बात कर रही वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य बेटा कैसी हो तुम? क्या तुम्हें आने में कोई परेशान हुई? क्या मेरे पोते ने तुम्हें परेशान किया है? अगर किया है तो अभी बता दो, मैं मोक्ष को एक अच्छा सब दिखाऊंगी। उनकी बात सुन नित्य के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। नित्य ने उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं दादी, मोक्ष ने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि वो हमारा बहुत ज्यादा ही ध्यान रख रहे थे। नित्य की बात सुन दादी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तब जिन्हें अपने ऊपर किसी की घूरती हुई नजर महसूस हुई, उन्होंने अपने अपने सर को घूम के उस तरफ देख जहां पे मोक्ष उन्हें घूर रहा था, जिसे देख दादी बोली, क्या तुम मुझे ऐसे अपनी कांजी आंखें से घूर नहीं सकते हो? मैंने क्या गलत पूछ लिए जो तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो?
वैसे भी तुम अपनी इन कांजी आंखों से सिर्फ अपने एम्प्लॉय को घूर सकते ही तुम्हारी इन कांजी आंखों से डर नहीं लगता है। वही मोक्ष अपनी दादी को घूरते हुए बोला, दादी अपने मुझे समझ क्या रखा है, मैं क्यों भला इन्हें परेशान करने लगा। उसकी बात सुन दादी बोली, हाँ तो तुम्हारी हरकत ही वही, तो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अपनी दादी की बात सुन मोक्ष स्पीचलेस हो गया। तभी नैना भी नित्य के दूसरे हाथ को पकड़ के बोली, भाभी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी हमारे बीच बैठी हुई है। अगर सच कहूँ तो अगर मैं लड़की नहीं होती तो आज ही आपको भाई से चुरा शादी कर लेती है। उसकी बात सुन सब लोग मुस्कुरा देता है। वही मोक्ष अपने मन में बोला, मतलब हद है, ये लोग मेरी बारबी डॉल को मुझसे दूर करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। ये सब सोचते हुए वो अपनी सोच में घूम था कि तभी सभी के कान में एक रौबदार आवाज सुनाई दी जो कि दादाजी की थी। बोल रहे थे, चलिए चल के लंच कर लेते हैं, काफी लेट हो गया है। उनकी बात सबको सही लगती है, इसलिए वो सब भी उनके पीछे पीछे डाइनिंग रूम में चले जाते हैं। डाइनिंग रूम में आते ही सब लोग अपनी अपनी जगह ले बैठ जाते हैं। नित्य के एक साइड नैना बैठ जाती है। वही रुद्र भी अपने भाई को जलने के लिए बोला, मैं भी भाभी के बगल में बैठूंगा। उसने ये बात मोक्ष को सुनने के लिए बोला था और जल्दी से नित्य के बगल वाले चेयर पे बैठने चला गया, लेकिन वो अभी चेयर को छू भी पता उसे पहले ही उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको फ्रिज कर दिया हो। अब लगे भी क्यों न, मोक्ष कब से अपने अंदर के गुस्से को दबाए बता हुआ अगर रुद्र ने चेयर को छुआ भी तो शायद उसका ये जल्लाद भाई उसकी यहीं पे कब्र खोद देगा। ये सोचकर वो जल्दी मोक्ष के सामने वाले चेयर के चला जाता है। वही अब मोक्ष नित्य के बगल में बैठ जाता है, जिसे सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है क्योंकि अब तक सबको पता चल गया था कि मोक्ष नित्य को पसंद करता है। सबके बैठने के बाद सर्वेंट से एक एक करके सभी के लिए लंच को बाहर डाइनिंग टेबल पे लगाने लगे। नैना ने और दादी ने जैसे नित्य के प्लेट में खाने को डालने वाले थे उसे पहले ही मोक्ष ने नित्य के प्लेट में खाना लगा दिया था, जिसे देख सबको झटका लगा था क्योंकि मोक्ष कभी भी किसी की केयर नहीं करता था सिवाय अपने फैमिली मेंबर के। वही मोक्ष आज नित्य के प्लेट में सर्व कर रहा था जो कि उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था। उन्होंने ने कभी नहीं सोचा था मोक्ष ऐसा भी कुछ कर सकता है। कहीं न कहीं सब लोग खुश भी थे। तभी नैना बोली, भाभी आपको क्या क्या खान पसंद है, आप हमें बता दीजिए, अगली बार से हम आपके लिए स्पेशल वही सब बनावे देगा। उसकी बात में दादी ने भी हामी भर दिया था। अब जब उन्हें ये कंफर्म हो गया था कि मोक्ष को नित्य पसंद आ गई तो उनका ये फर्ज था कि वो अपनी पोता बहू का ख्याल रखे। उनकी बात सुन नित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी कोई भी स्पेसिफिक पसंद नहीं है। उसके जवाब को सुन लोग के चेहरे पे खुशी आ गई थी। ऐसे ही सब लोग ने हंसते मुस्कुराते हुए अपने लंच को फिनिश किया। इसमें मोक्ष ने अच्छे से नोटिस किया था कि नित्य सबसे ज्यादा कौन से डिश को ज्यादा लिया था, जिसे वो उसकी पसंद को नोटिस कर सके। थोड़े टाइम बाद वो लोग फिर से हॉल में आ चुके थे। इस वक्त वह कब बहुत ही ज्यादा खुशनुमा था। आज दादाजी के चेहरे पे भी मुस्कान थी। उन्होंने हमेशा ही अपने घर में ऐसी खुशी के बारे में सोचा करते थे जहाँ पे सभी घर वालों के चेहरे पे मुस्कान, कोई भी जबरदस्ती साथ उनके पास ना बैठे। तभी नित्य ने खड़े होते हुए अपने साथ लाए हुए गिफ्ट को उठा सबसे पहले दादाजी को देती है, उसके बाद दादी जी को देती है, उसके बाद नैना को, फिर रुद्र को और सबसे आखिरी में मोक्ष को देती है। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है। यह देख अब सब सदमे में चले जाते हैं। नैना धीरे से रुद्र के कान में बोली, भाई क्या मेरी आंखें खराब हो गई या फिर मैं सपना दिख रही, हमारे खड़ूस और नकचड़े भाई के चेहरे पे मुस्कान है। उसकी बात सुन रुद्र भी बोला, शायद ये कोई सपना ही है। फिर वो जल्दी अपने बगल में मजे से बैठ पेस्ट्री खा रहे मयंक के कमर में चुटकी काट लेता है, जिसे मोक्ष उछाल जाता है, धम की आवाज के साथ नीचे फर्श पे गिर जाता और जोर से बोलता, आज क्या तुम दोनों भाई बहन ने कसम खा रखी है क्या मुझे मासूम की कमर को तोड़ने का। उसकी बात से अब सब लोग अपने सदमे से बाहर आते हैं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो लोग सपना नहीं देख रहे हैं। मोक्ष भी फिर से अपने को एक्सप्रेशन लेस कर लेता है। नित्य ने एक आखिर गिफ्ट को मयंक को दे दिया, जिसे देख उसी बहुत खुशी हुई थी। नैना ने एक्साइटेड होते हुए बोली, भाभी क्या मैं इस गिफ्ट को देख सकती हूँ। उसकी बात सुन नित्य ने अपने सर को हिला दिया। उसने जल्दी से अपने गिफ्ट को ओपन किया तो नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नैना ने जल्दी से गिफ्ट बॉक्स में रखे हुए सामान को बाहर निकाली और जल्दी से एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ भाभी ये तो निया के कल ही लॉन्च हुए कलेक्शन है ना, आपने इससे इतनी जल्दी खरीद भी लिए। फिर से उसे मैचिंग ज्वेलरी को देख जो कि निया ब्रांड का ही था, उसके साथ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट थे जो कि बहुत ही महंगे ब्रांड के थे। उन सभी को देखते हुए नैना के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान थी। नैना ने के लिए ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा प्रेशियस थे क्योंकि इन सभी चीज को लेने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कनेक्शन भी जरूरी थे। ये देख दादी जी ने भी जल्दी से अपने गिफ्ट को खोला। उनकी आंखें चमक उठी थी। उसमें कुछ म्यूजिक शीट रखी हुई थी, उसके साथ ही एक वायलिन था, जिसे देख दादी जी खुश हो गई क्योंकि वो अपने समय में एक बहुत भी वायलिनिस्ट रह चुकी थी। उन्हें वायलिन बजना बहुत पसंद था। आज भी वो वायलिन के दुनिया में उनका नाम है। उन्होंने जब ये म्यूजिक शीट देखा तो उनकी आंखों में चमक के साथ साथ खुशी भी आ गई थी।
वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा ये म्यूजिक शीट तो नियम के है न? उसकी बात नहीं, नित्य ने अपना सर हिला दिया। दादी जी ये सुन खुश हो गई। तभी रुद्र बोला, भाभी लेकिन मैंने सुना है नियम वायलिन पीस मिलना इतना आसान नहीं है, तो फिर आपको कैसे मिला? उनकी बात सुन नित्य बोली, क्योंकि नियम मेरे दोस्त है तो उन्होंने ही मुझे दिया है। ये बात जितनी आसानी से नित्य ने बोला था उतना बड़ा बॉम्ब उन सबके ऊपर गिरा था, क्योंकि आज तक किसी ने भी नियम को देखा नहीं था। किसी को नहीं पता था कि नियम को मेल्स है या फीमेल, वो दिखता कैसा कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं नित्य बोल रही कि वो उसका दोस्त है। अब दादाजी ने अपने गिफ्ट को खोला तो उसमें एक पेंटिंग के साथ साथ एक तेल और मेडिसिन की शीशी थी। उस मेडिसिन और पेंटिंग को देख दादाजी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उनके आंखों में एक खुशी थी, क्योंकि वो एक फैमिली पोर्ट्रेट थी। उसमें उनके पूरे परिवार की पोर्ट्रेट बना हुआ था, जो कि उस पोर्ट्रेट को बहुत ही लाइवनेस से भर रहा था। दादाजी को जो पोर्ट्रेट नित्य ने गिफ्ट किया था उसके नीचे एनके का साइन किया हुआ था, जिसे देख दादाजी बोले, बेटा तुमने ये पोर्ट्रेट स्पेशली एनके से बनवाई है क्या? हालांकि उस पेंटिंग कांड दादाजी समझ गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें यह सवाल किया था, शायद अपने जवाब को कंफर्म करने के लिए। उनके सवाल को सुन नित्य ने अपने सर को हिला दिया। फिर वो इस मेडिसिन को देखते हैं जिस पेनी फार्मेसी का लेबल किया हुआ था, उससे देखते हुए बोले, नित्य बेटा और ये मेडिसिन तुम्हें कैसे मिला? नित्य अभी कुछ जवाब देती उसे पहले ही मोक्ष बोला, दादाजी नित्य है डॉक्टरनी है और उसने इस मेडिसिन को खुद बनाया है। वहीं मोक्ष के मुंह से नित्य के लिए डॉक्टरनी के आइडेंटिटी सुने के बाद सब लोग हैरान हो गए थे। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 27 खुशियों के पल। उनके सवाल को सुन नित्य ने अपने सर को हिला दिया। फिर वो इस मेडिसिन को देखते हैं जिस पेनी फार्मेसी का लेबल किया हुआ था, उससे देखते हुए बोले, नित्य बेटा और ये मेडिसिन तुम्हें कैसे मिला? नित्य अभी कुछ जवाब देती उसे पहले ही मोक्ष बोला, दादाजी नित्य है डॉक्टरनी है और उसने इस मेडिसिन को खुद बनाया है। वहीं मोक्ष के मुंह से नित्य के लिए डॉक्टरनी के आइडेंटिटी सुने के बाद सब लोग हैरान हो गए थे। अब आगे। तभी दादाजी ने मोक्ष से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता मोक्ष? उनके सवाल को सुन मोक्ष ने अपनी आंखों में चमक लिए बोला, दादाजी अक्षय की सर्जरी को नित्य ने ही किया है, उस वक्त में नित्य से मिला था। उसकी बात सुन अब सब लोग आपकी आंखों में एडमिरेशन लिए देखने लगे। वही सबको अपनी तरफ ऐसे देखता देख नित्य को थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा था। उसको इन सब चीज की आदत नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ा अवॉर्ड हो रहा था। वहीं उसकी हालत को समझते हुए नैना ने अब रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, भाई आप भी अब अपना गिफ्ट खोलिए। उसकी बात उन रुद्र ने अपना सर हिला दिया। इसमें जैसे ही गिफ्ट खोला तो उसमें में कुछ पियानो के शीट्स थे, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ हो गई थी, क्योंकि वह म्यूजिक शीट उसे कब से चाहिए थी अपने नए संग को कंपोज करने के लिए। लेकिन उसने अभी तक ना जाने कितने ही पियानोइस्ट से कांटेक्ट किया था, लेकिन उसको वो कंपोजिशन नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था। लेकिन नित्य ने उसको गिफ्ट किया था। उसने जल्दी से अपने एक सर्वेंट से पियानो को नीचे हॉल में मंगवाया और सबके सामने बजने लगा। इस आवाज को सुनते ही सब लोग की आंखें खुशी से झूम उठी थी। रुद्र भी खुश था। इस म्यूजिक को प्ले करके उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मोक्ष ने नोटिस किया था नित्य ने सबको उनके पसंद का या फिर काम का ही चीज गिफ्ट की थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था उसको आखिर नित्य को उसके घर वालों की पसंद के बारे में कैसे पता चला। शायद उसके सवाल को दादी जी समझ लिया था। उन्होंने नित्य की तरफ देखते हुए सवाल किया, बेटा तुमने हमें जो गिफ्ट किया है उसके लिए हम सबकी तरफ से थैंक यू, लेकिन मेरा सवाल है कि तुम्हें हमारे पसंद और हमारे शौक के बारे में कैसे पता चला? उसके सवाल को सुन नित्य ने अपने मन में कहा, डैम इट, अब इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पिछले जन्म में नैना ने सब के बारे में उसको बताया था। लेकिन जल्द ही अपने सर को झटक दादी जी को जवाब देते हुए बोली, दादी माँ मैंने माँ से पूछा था, मुझे ऐसे आने में अवार्ड लग रहा था। पहले बार आपके घर के आने के लिए मैंने ये सब प्रिपेयर किया है। उसके बाद सुन दादी ने नित्य के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, बेटा इसमें अवार्ड वाली कौन सी बात है? हमने तुम्हें और नैना को एक जैसा माना है, इसलिए आज से आप भी हमारी पोती जैसी हैं। अगर फ्यूचर में कभी भी मोक्ष आपको परेशान करे या फिर आप पे गुस्सा करे, आप हमें बताएं, हम मोक्ष को अच्छा सबक सिखाएंगे। ये बोल वो प्यार नित्य के फॉरहेड पे किस कर लेती है। नैना अब मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली,
भाई आप भी अपना गिफ्ट खोल के दिखाओ, भाभी ने आपको क्या दिया है। उसके बाद पे सब लोग मोक्ष की तरफ देखने लगे थे। सबको अपनी तरफ देखता मोक्ष ने घूर के सबको देखता है, फिर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे बाद में खोलूंगा। वही उसकी आवाज सुन अब सब लोग चुप हो जाते हैं। वहीं मयंक ने अपने गिफ्ट को खोला तो वो खुश हो गया था, क्योंकि उसमें नित्य ने एक स्पोर्ट्स कार की चाबी थी, जिसे देख मयंक बहुत खुश हो गया था। आखिर उसका सबसे बड़ा सपना ये स्पोर्ट्स कार ही तो था। नित्य के पिछले जन्म में नैना ने उसे मयंक की भी पसंद और नापसंद के बारे में बताया था। तब उसे पता चला कि मयंक को कार रेसिंग का बहुत शौक है, इसलिए वो एक स्पोर्ट्स कार लेना चाहता था। वही इस जन्म में नित्य को मयंक के लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ दे ही नहीं सकती थी। थोड़े टाइम तक सब लोग इसी तरह से बात करते हुए हंस और मुस्कुरा रहे थे। उसके मोक्ष नित्य को लेकर निकल गया। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। नित्य ने समय देख उसके बाद सब की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा दादाजी दादी माँ, अब मुझे भी चलना चाहिए। उसके बाद पे कोई खुश तो नहीं, लेकिन फिर भी सबने अपने सर को हाँ में हिला दिया और नित्य को घर से बाहर तक छोड़ने आ गए। मोक्ष ने इस बार खुद ही नित्य के लिए पैसेंजर सूट का डोर ओपन किया, जिसे देख नित्य के चेहरे पे हल्की मुखन आ गई था। मोक्ष ने फिर जल्दी से गेट के बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। उसने एक नज़र नित्य को देख, जिसने अभी तक सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। ये देख मोक्ष नित्य की तरफ झुकता है। उसे खुद की तरफ इस तरह से झुकता देख नित्य जल्दी से बोली, मोक्ष ये तुम। लेकिन वो आगे कुछ बोलती उसे पहले ही मोक्ष ने सीट बेल्ट नित्य को लगा दिया। नित्य ने ये देख जल्दी से आईने चेहरे को खिड़की के बाहर कर लिया, क्योंकि मोक्ष के करीब आने से उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहा थे, जिससे उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। नित्य का दिल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज भाग रहा था। वहीं मोक्ष ने भी जैसे उसके मन की बात को समझ लिया हो, उसके चेहरे ले बहुत ही आकर्षक मुस्कान गई। उसने अपने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को हैंडल कर रहा था, वहीं दूसरे हाथ से उसने नित्य के हाथ को इंटरलॉक कर लिया था। वहीं जब नित्य ने मोक्ष के हाथ में अपने हाथ को महसूस किया, जो उसने ओम सर को मोक्ष की तरफ थी।